गरीब बहू का मिट्टी का गांव और रसोई। परेशान हो गई हूँ मैं तो इस गर्मी से। अब तो झाड़ू लगाने में भी बाल्टी भरकर पसीना निकल जाता है। न जाने कब ये गर्मी का मौसम खत्म होगा। अब नहीं लगा रही मैं झाड़ू, बाकी की जगह पर बाद में झाड़ू लगाऊंगी। थोड़ी देर बैठकर पानी पी लेती हूँ। उर्मिला गिलास लेकर जैसे ही मटके से पानी निकालने लगती है तो देखती है कि मटके में बिल्कुल ना के बराबर पानी बचा है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से मटके का पानी भी खत्म होने को आ गया है। अब जाओ इतनी दूर कुएं पर और गर्मी में पानी भर कर लाओ। अगर इसे मैं पी लूंगी तो जुगनी स्कूल से आने के बाद क्या पिएगी। इस गर्मी ने तो पानी के लिए भी मोहताज करके रख दिया है। उर्मिला गर्मी से परेशान हो रही होती है कि तभी उर्मिला की सास हाथों में पूजा की थाली लिए घर आती है। माँ जी, आप सुबह के मंदिर गई हुई हैं और अब दोपहर में आ रही हैं। वो लाजवंती है ना, उसकी तबीयत काफी खराब हो गई है। गरम लू लग गई है उसे। कल उसका बेटा उसे शहर के सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए ले जाएगा। इस गर्मी ने तो हम सभी गांव वालों की नाक में दम करके रख दिया है। न घर के बाहर रह सकते और ना ही घर के अंदर। माँ जी, घर के अंदर रहें भी तो कैसे रहें। सबके घास फूस के घर बने हुए हैं। घर है, जगह जगह से धूप की किरणें घर के अंदर आती हैं। दिन तो दिन, रात में भी घर बिल्कुल आग की भट्टी बना रहता है। ठंड हो, बारिश हो या गर्मी, चैन किसी भी मौसम में नहीं मिलता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। माँ जी, आप घर में रुकिए, जुगनी के आने का समय हो गया है। मैं जब तक जाकर कुएं से पानी भरकर ले आती हूँ। खाना बनाने के लिए भी घर में पानी नहीं है। उर्मिला मटका उठाती है और अपनी पड़ोसन शारदा के साथ दूर कुएं पर धूप में पानी भरने के लिए निकल जाती है। मेरे पति ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर गर्मी इसी तरह रही तो हम दूसरे गांव चले जाएंगे। आसपास के सभी गांव में भी गर्मी है, लेकिन वहां के हालात इतने बुरे नहीं हैं। आसपास के गांव में सबके ईंट पत्थर के घर बने हुए। एक हमारा इकलौता गांव है जहां सबके घास फूस के झोपड़ियां हैं। ये तो है, लेकिन गांव में हमारे पतियों की तनख्वाह भी तो इतनी कम है। सबके सब मजदूर हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है हम सबको, तो वही बड़ी बात है। उर्मिला और शारदा अपने अपने दुख एक दूसरे को बताते हुए कुएं पर जाती हैं और पानी भरकर घर आ जाती हैं। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उर्मिला ने चूल्हा नहीं जलाया था। अरे बहू, आज खाना बनाने का इरादा है या नहीं? 6 बज चुके हैं और सबके घरों में चिराग जल गए और तूने अभी तक चूल्हा नहीं जलाया। माँ जी, सिर्फ चिराग ही जले हैं लोगों के घरों में, किसी किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जला है। 6 बज गए हैं तो क्या हुआ? आप देख नहीं रही हैं बाहर अभी कितनी ज्यादा गर्माहट हो रही है। अब इतनी गर्मी में मैं बाहर चूल्हे पर खाना कैसे बनाऊं? और घर के अंदर बनाऊंगी तो पूरा घर अंदर ज्यादा भभक जाएगा, रात को सो भी नहीं पाएंगे। ये गर्मी तो हम गरीबों की एक दिन जान लेकर रहेगी। चल बहू, जब तक सब्जी वगैरह काट लेते हैं। उर्मिला अपनी सास के साथ मिलकर सब्जी वगैरह काटती है और आटा गूंथ कर रख देती है। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे और अब गांव की सभी बहुएं अपने अपने घरों के बाहर निकलकर चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती हैं। तू भी अभी खाना बनाना शुरू कर रही है? मेरे तो दोनों बच्चे भूखे पेट ही सो गए। अब जल्दी से खाना बनाओ और उन्हें खिलाओ। सुबह भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था। मेरी भी बेटी 7 बजे ही सो गई थी। अब क्या करें, हम भी इतनी गर्मी में ना बाहर खाना बना सकते हो ना ही घर के अंदर। रोज रात होने का इंतजार करना पड़ता है कि कब रात हो और थोड़ी बहुत ठंडक में हम लोग खाना बनाएं। अरे मैंने तो सोच रखा था कि इस साल चाहे कुछ भी हो, गर्मी शुरू होने से पहले ही एक ईंट पत्थर का छोटा सा कमरा ही बनवा दूंगी, लेकिन इस साल भी पैसे नहीं हो पाए। न जाने कब तक हम गांव वालों को इन झोपड़ियों में रहना पड़ेगा गर्मी में। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। उर्मिला हर रोज की तरह घर की सफाई कर रही होती है कि तभी अचानक छत से थोड़ी बहुत घास फूस गिर जाती है और वो धूप सीधा घर के अंदर आने लगती है। भगवान, क्या मुसीबत है, मदद तो हमारी कर नहीं रहे हो। कम से कम नई नई परेशानी तो मत दो। पहले ही क्या इस घर में हम कम परेशान थे जो अब एक और परेशानी दे दी। उर्मिला जैसे तैसे करके छत को ठीक कर तो देती है, लेकिन अब तो हर दिन की बात होने लगी थी। गांव में हर कोई इन परेशानियों से काफी ज्यादा परेशान था। उर्मिला सुबह ही अपनी बेटी के लिए खाना बनाकर चली जाती है। जब उर्मिला दोपहर में आती है तो देखती है कि उसकी बेटी अभी तक भूखी बैठी है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया बेटा? मैं तो रोटी सब्जी बनाकर गई थी ना। रोटी और सब्जी में से खट्टी खट्टी बदबू आ रही है। लगता है गर्मी की वजह से खाना खराब हो गया। इसी तरह परेशानियों में घिरे हुए इस पूरे गांव वालों के दिन गुजर रहे थे। आज तो हद से ज्यादा ही गर्मी पड़ रही थी। बार बार उर्मिला का प्यास के मारे गला सूख रहा था, तो वहीं पानी की तरह उर्मिला के शरीर से पसीना बह रहा था। उर्मिला कड़कड़ाती धूप में घर से बाहर निकल जाती है और काफी देर तक चलते चलते उर्मिला अपने गांव के पास ही बने पहाड़ी के इलाके में पहुंच जाती है। वहां जाते ही उर्मिला को हल्की हल्की ठंडी महसूस होने लगती है।
यहाँ तो कितनी ज्यादा ठंडक हो रही है। आसपास कोई झरना वगैरह है क्या? यहाँ आकर तो गर्मी लगना भी बिल्कुल ना के बराबर सी हो गई है। उर्मिला जब थोड़ा और आगे जाकर उन पहाड़ों पर चढ़ती है तो वहां की थोड़ी बहुत मिट्टी उर्मिला के पैरों में लग जाती है। अरे यहाँ की मिट्टी तो काफी ज्यादा ठंडी है, ऐसा लग रहा है मिट्टी नहीं बल्कि बर्फ हो। उर्मिला थोड़ी देर के लिए उस ठंडी मिट्टी पर ही लेट जाती है। इतने दिनों बाद इतनी ठंडी जगह पर जाकर उर्मिला को काफी सुकून भरी नींद आती है और उर्मिला पूरे 2 घंटे बाद सोकर उठती है। मुझे तो पता नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। बहुत अच्छी नींद आई मुझे। अगर इस मिट्टी का इस्तेमाल करके हम लोग अपने लिए घर बनाए तो वैसे भी उस घास के घर से अच्छा तो मिट्टी का ही घर होगा। कम से कम थोड़ी ठंडक तो मिलेगी। उर्मिला जल्दी से घर जाती है और सारी बात अपने पति और सास को बताती है। अगले दिन उर्मिला अपने पति विनोद के साथ बैलगाड़ी लेकर उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाती है और वहां से टोकरी भर भर कर ढेर सारी ठंडी मिट्टी लेकर अपने घर आती है। अरे बहू, तू तो सच कह रही थी, ये मिट्टी तो काफी ज्यादा ठंडी है। हाँ माँ जी, और अब इसी ठंडी मिट्टी का हम लोग घर बनाएंगे। उस ठंडी मिट्टी में कुएं का पानी लाकर अच्छे से मिलाने के बाद उर्मिला अपने पति और सास के साथ मिलकर 2 कमरों का एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाती है। 1 से 2 दिन के अंदर ही वो पूरा मिट्टी का घर अच्छी तरह से सूख जाता है और सूखने के बाद ठंडी मिट्टी का बना घर काफी ज्यादा ठंडक देने लगता है। हमारे इस मिट्टी के घर के अंदर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, बिल्कुल ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। कितनी ठंड लग रही है। अब तो मैं बिना चादर बिछाए इस जमीन पर आराम से सो सकती हूँ। गर्मी में भी अपनी ठंडी मिट्टी वाले घर में अब पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश रह रहा था। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और उर्मिला को पड़ोसन शारदा अपनी सास कलावती के साथ उर्मिला के घर आती है। क्या बात है उर्मिला, तुम्हारा ये मिट्टी का घर तो काफी ज्यादा ठंडक दे रहा है। हमने भी कुछ समय पहले मिट्टी का घर बनाया था लेकिन उसमें तो बिल्कुल भी ठंडक नहीं थी। तुम्हारे घर में तो बिल्कुल गर्मी लगनी बंद ही हो गई है। ये सब तो उन पहाड़ों की ठंडी मिट्टी का कमाल है। मैं तो कह रही हूँ आप लोग भी वहां से मिट्टी लेकर आ जाइए और उससे घर बना दीजिए। कम से कम गर्मी से कुछ तो राहत मिलेगी। उर्मिला की बात मानकर अगले दिन शारदा अपनी सास के साथ उन पहाड़ियों से जाकर ढेर सारी ठंडी मिट्टी लेकर आती है और अब उनसे अपना घर बनाती है। एक को देखकर गांव में अब कई सारे लोग उन पहाड़ी से ठंडी मिट्टी लेकर आते हैं और उससे अपना घर बनाते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया, वरना मैंने सोचा नहीं था कि मिट्टी का घर रहने के लिए इतनी ठंडक दे सकता है, वरना हम लोग तो कब का मिट्टी का घर बना लेते। जहां पहले इस छोटे से गांव में हर किसी का घास फूस का घर था तो वहीं अब गांव में हर कोई अपनी मिट्टी का घर बनाने में लगा हुआ था। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। उर्मिला हर रोज की तरह रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही आंगन में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। मिट्टी का घर तो बन गया लेकिन अभी भी रात होने का इंतजार करना पड़ता है, तभी चूल्हा जलता है। हमारे घर में आज फिर जुगनी सो गई खाली पेट। जिस तरह से तूने ये मिट्टी का घर बनाया है ठीक उसी तरह एक रसोई भी बना ले। कब तक जागने के लिए हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा। कह तो आप ठीक रही हैं। सोच रही हूँ एक मिट्टी की रसोई बना ही लेती हूँ। थोड़ी बड़ी बनाऊंगी, सारा सामान रसोई में आ जाए और कम से कम चूल्हा तो समय से हमारे घर में जलेगा। अगले दिन फिर से उर्मिला पहाड़ों से ठंडी मिट्टी लेकर आती है और उससे एक छोटा सा कमरा बनाती है और उसके अंदर अपनी मिट्टी की छोटी सी रसोई, जिसमें चूल्हे से लेकर मसाले के डिब्बे और बर्तन रखने के लिए भी कई सारे खांचे होते हैं। देखते ही देखते पूरा गांव मिट्टी के गांव के घर में बदल जाता है। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है और आज शहर के कुछ लोग घूमने के लिए इस गांव में आते हैं। वाह कोमल, इस गांव में तो पूरे घर मिट्टी के बने हुए हैं। मिट्टी के घर तो कई 100 साल पहले लोग रहने के लिए बनाते थे। मुझे नहीं पता था कि आज के समय में भी लोग इस तरह के घर बनाते हैं। सारे घर कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, मुझे तो ऐसे ही घर में रहना है। उर्मिला उन शहर से आए लोगों को अपने मिट्टी के घर के अंदर ले जाते हैं और अंदर से वो सभी घर देखने लगते हैं। आपका ये मिट्टी का घर बाहर से सुंदर दिखने के साथ साथ अंदर से काफी ज्यादा ठंडा है। बहुत अच्छा है आपका ये मिट्टी का घर। इस मिट्टी के घर के साथ आपके इस घर और गांव की काफी सारी फोटोज क्लिक करना चाहते हैं और उन्हें हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे ताकि शहर के लोग इस गांव में आकर इस गांव की खूबसूरती को देख सके। शहर से आए वो सभी लोग मिट्टी के घर से भरे उस गांव की काफी सारी फोटो क्लिक करते हैं। इतने सुंदर सुंदर मिट्टी के घर के जब वो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं फोटो, तो शहर के काफी सारे लोग उस गांव में आते हैं। कुछ समय पहले तक जहां शहर में रहने वाले लोगों को इस छोटे से गांव का नाम तक नहीं पता था, अब सभी गांव वाले हंसी खुशी अपने घरों में रहते हैं। पूरा परिवार खाने की मेज पर मौजूद होता है। तभी शोभा देवी गुस्सा कर बोली, पाकी बहू,
ओ पाखी बहू, आज की तारीख में हमको खाना बनाकर खिला देगी? ओफो, क्या हुआ मामी जी, क्यों कदर मचा रही हैं आप? बहू, तू अभी अभी कमरे में से निकल कर आ रही है। मुझे तो लगा तू किचन में थी। मतलब तूने अभी तक नाश्ता बनाना चालू भी नहीं किया। आज फिर से लेट सपेट लगाएगी नाश्ता करवाने में। तेरे पति देवर को दफ्तर भी तो जाना है। सास माँ, बस थोड़ी देर सब्र रख लीजिए, आज मैं आप लोगों को स्पेशल खाना खिलाऊंगी। तभी दरवाजे पर ऑर्डर आता है। बहू सबको खाना परोसती है। देखिए, मैंने सबके लिए फैमिली पैक कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और मिस्सी रोटी मंगाई है। साथ में शानदार सलाद भी है। स्टार्ट कीजिए। बाहर से मंगवाई खाने को देखकर सबका मुंह चढ़ जाता है। तभी ससुर भड़कते हुए, बाकी बहू, तुमने रात भी हम सबको होटल का खाना खिलवाया था और सुबह भी यही हाल है। क्या तमाशा लगा रखा है? तेरे ससुर जी सही कह रहे हैं बहू। इस खाने में कितना तेल तैर रहा है और मसाले भरे पड़े हैं। ऊपर से गर्मी का मौसम है, सारा दिन जी मचलेगा। सच में पाकी, जब तुम्हें हम सबको ऑनलाइन खाना ही खिलाना है तो घर में राशन पानी भरवाने का फायदा ही क्या है? ससुराल वालों को गुस्से में उखड़ते देखकर बहू माखन लगाते हुए, राजीव, मैं खाना बनाने से कहाँ मना कर रही हूँ। वो मैंने कल ही फेशियल मैनिक्योर पेडिक्योर कराया है, तो 24 घंटे तक उन्होंने मुझे गर्मी में खाना बनाने से मना किया था। शाम को बना दूंगी। चलो कोई नहीं, खा लो, सब लोग खा लो, पैसे लगे हैं। कुछ देर बाद पड़ोसन गायत्री थाली भरकर भिन्न भिन्न तरह के पकवान लेकर आती है। ये ले शोभा बहन, आज मेरी नई बहू की पहली रसोई थी, तो तुम्हारे परिवार के लिए पकवान लाई हूँ। लाओ दे दो बहन, हमारे घर में तो पकवान बने कई जग जमाने हो गुजर गए हैं। मेरी बहू से तो बस मेकअप करवा लो। मैं तो बड़ा पछता रही हूँ शहर वाली बहू लाकर। अरे अभी तुम्हारा छोटा लड़का भी तो है, कुंवारा है वो। मेरी मानो तो उसकी शादी किसी गांव वाली लड़की देखकर करवा देना। लड़की कुशल कामकाजी और गुणवान होती है वहाँ की। पड़ोसन की सलाह मानकर शोभा पंडित से गांव वाली लड़की देखने को कहती है और इमली से आदित्य की शादी करवा कर ले आती है। तभी स्वागत के टाइम शहरी बहू इंसल्ट करती है। OMG, कितना तड़कता भड़कता जोड़ा पहना है। वेल, तुम जैसे गांव की देसी देहाती गर्ल से उम्मीद भी क्या है, कव्वार कहीं की। इमली पलटकर कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन, हे राम जी, आग खुलने में बड़ी देर हो गई। आज तो गांव वाली बहू की चूल्हा चढ़ाई की रस्म भी थी। आंख मलते हुए सास जैसे रसोई में आती है जहां गांव वाली बहू ने तरह तरह के पकवानों के व्यंजन बनाए हुए थे। खीर पूरी, काशी फल की सब्जी, कच्चा आम पन्ना, चने का सत्तू, शिकंजी, सब तैयार है। इमली सारे पकवान टेबल पर परोस कर आवाज लगाती है, सब लोग आ जाइए, गर्मा गर्म खाना हाजिर है। सब कुछ देर में पूरा परिवार खाना खाने के लिए इकट्ठा हो जाता है। अरे वाह, खाने की खुशबू तो फर्स्ट क्लास आ रही है। ये पकवान देखकर मेरे तो मुंह से पानी आ रहा है। पकवान खाकर सब लोग खूब तारीफ करते हैं। वाह गांव वाली बहू, तूने सब कुछ लजीज बनाया है। सब्जी में मिर्च मसाले तेल भी एक्स्ट्रा नहीं डाला। मुझे तो सबसे ज्यादा आम पन्ना पसंद आया। अरे मुझे तो ये चने का सत्तू पीकर गांव के खान पान की याद आ गई। बाबूजी, ये चने का सत्तू गर्मी में पेट को ठंडा रखता है और आम पन्ना लू लगने से बचाव करता है। सही कहा था गायत्री ने। गांव की बहुएं हर चीज में गुणवती ही होती हैं। ये सुनते ही शहरी बहू जलकर कोयला हो जाती है। कसम से अब तो मुझे ये गांव वाली फूटी आग भी नहीं भा रही है। जिसे देखो इसका गुणगान कर रहा है, जैसे मैं तो इन्हें जहर खिलाती थी। तिल मिलाकर पाखी उठ जाती है। अरे जेठानी जी, आपने तो एक भी पकवान नहीं चखा। तभी पाखी एटीट्यूड दिखाकर बोली, नो थैंक्स, बट तुम्हारा ये 2 टके का तेल मसाले वाला खाकर मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना है। मैं अपने लिए फ्रूट सैलेड बनाने जा रही हूँ। हे भगवान, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? शोभा पाखी पर तंज कसती है जिससे वो तिल मिलाकर चली जाती है। इसी तरह रात के खाने का टाइम हो जाता है। पाखी किचन में टपकती है। मेरी देसी देवरानी डिनर में क्या बना रही है? वो जेठानी जी, मैं सबके लिए अरहर की दाल चावल बना रही हूँ और साथ में धनिया पुदीना की चटनी पीस रही हूँ। गर्मी का टाइम है ना, रात के हिसाब से हल्का फुल्का रहेगा। मेरी देहातन देवरानी, तुम्हारी मेहनत पानी में जाने वाली है, क्योंकि तुम्हारा मरीज वाला दाल चावल कोई नहीं खाएगा। सबको चटक तीखा खाना पसंद है। मैं सबके लिए चिकन बिरयानी बनाने जा रही हूँ और देखना, सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तभी इमली टशन से कहती है, ठीक है, देखते हैं जेठानी जी, सब लोग हमारा बनाया देसी दाल चावल खाते हैं या तुम्हारी बिरयानी। फिर शहरी गांव वाली दोनों बहू खाना बनाती है।
ऐसा करती हूँ, दाल चावल के साथ थोड़ी पापड़ तिलौड़ी तल लेती हूँ, बाकी आम का अचार, चटनी और थोड़ा खीरे टमाटर का सलाद भी काट लेती हूँ। जितने भी पापड़ बेल लो, मगर मेरे पकवान के आगे तुम्हारे फीकी दाल चावल कोई छुएगा नहीं। पाकी घमंड घमंड में इमली को चैलेंज करती है और दोनों खाना परोसती है। सासू माँ, ससुर जी, देखिए मैंने आप सबके लिए खास बासमती चावल की चिकन बिरयानी बनाई है। तभी बिरयानी की हलवे जैसी हालत देखकर ससुराल वाले खीकी खीकी करके हंसने लगते हैं। अरे बहू, ये बिरयानी कम कीमा ज्यादा लग रहा है। अरे इतना मसाला देखकर मेरे तो चित्त पर नहीं चढ़ रहा। मैं तो अपनी गांव वाली बहू का खाना खाऊंगी। सब लोग बड़े चाव से गांव वाली बहू का पकाया दाल चावल पापड़ खाते हैं, जिसे पाकी मुंह सड़ा लेती है। मैंने इन सबके लिए इतनी गर्मी में पसीने पसीने होकर बिरयानी बनाई, किसी ने चखा भी नहीं। सही कहा है किसी ने, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ऐसे ही समय गुजरता है, जहां गांव वाली बहू गर्मी के मौसम के हिसाब किताब से हरी भरी साग सब्जी लाकर सबके लिए खाना बनाती, दही जमाती, सत्तू, आम पन्ना, शिकंजी सब बनाकर पिलाती। वहीं शहरी बहू गर्मी में खाना बनाने से कतराती रहती। एक दिन दोनों बहुएं, सासू माँ देखिए, मैंने आपके लिए ये साड़ी मंगवाई है, कलर आप पर बहुत सूट करेगा। पर जेठानी जी, ये तो जॉर्जेट कपड़ा है और इतने गहरे कलर गर्मी में पहनना अच्छे नहीं है। इमली, तुम्हें बीच में टपकने की आदत है क्या? तुम क्या खुद को ऑलराउंडर समझती हो? पाकी की बातों से इमली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पाकी बहू, कहीं का गुस्सा कहीं उतारने की जरूरत नहीं है, समझ गई? इमली बहू, ये साड़ी किसके लिए है? माँ जी, ये कॉटन की साड़ी और ब्लाउज मैंने आपकी खातिर सिला है। अरे मेरी गांव वाली बहू ने खास मेरे लिए अपने हाथों से साड़ी बनाई है, इसे तो मैं खुशी खुशी पहनूंगी। पैर पटकते हुए पाकी कमरे में आ जाती है। तभी एक दिन, बिटिया, तेरे सास ससुर ने हमें तेरे घर आने का न्योता भेजा है। तुझे गांव से कुछ चाहिए है क्या? हाँ बाबूजी, आते हुए आप कच्ची कैरी ले आना अचार डालने के लिए, और थोड़ा मक्का चना पिसवाकर सत्तू और थोड़ा ईसबगोल भी ले आना। यहाँ शहर में ये सब चीज ओरिजिनल नहीं मिलती। अच्छा अच्छा, ठीक है बिटिया, ले आऊंगा। शोभा दोनों बहू को बुलाती है। मैंने तुम दोनों के माता पिता को बुलाया है, उनके लिए बढ़िया पकवान बनाना और खासकर पाकी बहू तुम कुछ अच्छा बनाना। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं मात नहीं खाऊंगी। इमली देसी पकवान बनाती है, जैसे कच्चे आम के पकौड़े, छाछ, दही और हरी सब्जियां बनाती है। वहीं शहरी बहू नॉनवेज की वैरायटी बनाती है। जिठानी, इतनी गर्मी में चिकन मटन कौन खाएगा? तुम अपने पकवान से मतलब रखो, मेरे कबाब में हड्डी बनने की जरूरत नहीं है। बस मेरा चिकन सालन और मटन बिरयानी रेडी है। एक बार टचअप करके आ जाती हूँ। फेस कितना चिपचिपा हो रहा है। पाकी जैसे ही जाती है, इतनी देर में सारा खाना जल जाता है। मेरी सारी मेहनत मिट्टी हो गई। अब मैं क्या सर्व करूंगी सबके आगे? इतनी जल्दी ऑर्डर करने पर कुछ नहीं आएगा। अरे पाकी बिटिया, खाना बन गया तो ले आओ अभी। जी माँ, लाई बस 2 मिनट। दीदी रोइए मत, ऐसा कीजिए, आप मेरे पकवानों में से 2-4 पकवान परोस लीजिए, मैंने खाना सादा बनाया है। इमली का मददगार स्वभाव देखकर पाकी शर्म से पानी पानी हो जाती है। इमली, मैंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, तुमसे जलती रही, फिर भी तुम आज मेरी हेल्प कर रही हो। तुम बहुत अच्छी हो। अंत में दोनों अपने पकवान परोसती हैं, जिसे खाकर सब लोग गांव वाली शहर वाली दोनों बहू की एक साथ प्रशंसा करते हैं।